नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर और खबरों के पीछे की खबर को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आज हम आपको खबर में क्या दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले खबर होगी उत्तर प्रदेश से, जहां योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में है, लेकिन इससे आतंकियों को टेंशन होने लगी है। बताएंगे पूरी खबर क्या है। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर किस तरह से महाप्रहार कर दिखाया है, यह खबर भी आपके सामने रखेंगे। आबादी पर नियंत्रण के लिए योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति का ऐलान किया। जनसंख्या कानून को लेकर ड्राफ्ट की बात की तो इससे ओवैसी भड़क गए हैं। ओवैसी को बहुत बुरा लग रहा है कि आबादी कंट्रोल क्यों की जा रही है। क्या कुछ कहा ओवैसी ने, यह भी आपको बताएंगे। और आपको बताएंगे 14 फरवरी की वो घटना जब पुलवामा में भारत को सबसे बड़ा जख्म लगा था, जब सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए थे। उसका सबसे बड़ा गुनाहगार ढेर कर दिया गया, उसका खात्मा कर दिया गया। यह खबर आपके सामने रखेंगे। और गर्लफ्रेंड के साथ जेल पहुंच गया गैंगस्टर, यह भी आपको दिखाएंगे। आखिर कौन सा गैंगस्टर किस गर्लफ्रेंड के साथ जेल में हवालात के हवा खा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आपको याद होगा लखनऊ में 2 आतंकी पकड़े गए। योगी सरकार ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में ना आतंकियों के लिए जगह है, ना अपराधियों के लिए जगह है, ना माफियाओं के लिए जगह है। तो अब आतंकियों में खलबली मच चुकी है, टेंशन में आ गए हैं और इसलिए अब धमकी भरे खत लिख रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अब इन्हें मालूम है कि झोला लेके निकलेंगे तो हमारी एजेंसियां भी उसके लिए सतर्क हैं और हमने जेलें भी खाली करवाई हैं काफी। भ्रष्टाचार की रफ्तार पर योगी का फुल स्टॉप। योगी ने ठाना भ्रष्टाचार निशाना। उत्तर प्रदेश में योगी का मिशन क्लीन। योगी से कर्मयोगी बने यूपी के सीएम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि अगर इरादे बुलंद हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। जिस प्रदेश में कभी भ्रष्टाचार की तूती बोलती थी, अब उसी यूपी में भ्रष्टाचारियों पर सीएम योगी का डंडा चल रहा है। छोटा हो या बड़ा, अगर यूपी में किसी ने भी काली कमाई को हाथ लगाया तो वो कानून की हथकड़ियों से नहीं बच सकता। ये हम नहीं कह रहे, आंकड़े इस सच्चाई की गवाही दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में एंटी करप्शन ब्यूरो की ताबड़तोड़ कार्रवाई में 30 सरकारी अधिकारी को सजा हुई। करीब 50 पीसीएस अफसरों पर कार्रवाई की गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 280 कर्मचारियों को सलाखों के पीछे भेजा है। भ्रष्टाचार के मामलों में 2100 से ज्यादा अफसर और कर्मचारियों पर अब तक गाज गिर चुकी है। ये आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि सीएम योगी का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का वादा सिर्फ कागजी वादा नहीं था, ये एक जमीनी हकीकत बन चुकी है। बुरा उन लोगों को लगेगा जिन लोगों की अवैध कमाई का जरिया बंद हो गया है। उन सबके खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई की गई। यूपी में योगी के एक्शन से पुलिस महकमा भी अछूता नहीं है। जिसने भी जनता की रक्षा के लिए दी गई वर्दी का इस्तेमाल गलत इरादों के लिए किया, वो आज अपने कुकर्मों की सजा भुगत रहा है। भ्रष्टाचार के मामलों में 35 पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए। पुलिस विभाग के 222 लोगों पर अब तक कार्रवाई की गई है। यूपी में 7 महीने बाद होने वाले चुनाव के लिए विपक्ष अभी से सियासी गणित करने में जुट गया है। कांग्रेस अपनी भ्रम की सियासत को चमकाने में लगी है तो एसपी बीएसपी ब्राह्मण वोटों पर और जातिगत समीकरणों पर ध्यान दे रही है। ऐसे में ये आंकड़े विपक्ष की राह को और भी मुश्किल बनाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरह के काम किए हैं, उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन जनता कर रही है। भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनाव जीत करके आएगी। विपक्ष भले ही नकारात्मक राजनीति की आंच पर सत्ता की मिठाई खाने की कोशिशों में लगा, लेकिन पिछले 4.5 साल में करीब 660 मामले हैं जिसमें योगी सरकार ने तेजी से एक्शन लिया। उसी एक्शन ने योगी को कर्मयोगी बना दिया, जिसे यूपी की जनता सिराकों पर रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ जहां योगी सरकार का एक्शन भ्रष्टाचारियों पर लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार की जनसंख्या नीति पर विपक्ष की काली नजर पड़ गई है।
ओवैसी कह रहे हैं कि आखिर जनसंख्या नीति की जरूरत कहां है, जनसंख्या नीति की जरूरत क्यों है। सवाल यह कि जब देश की बढ़ती आबादी के ऊपर संसाधनों का दबाव बढ़ता जा रहा है तो जनसंख्या नीति क्यों नहीं होनी चाहिए। इस तरह का कानून भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ भी है। जनसंख्या कानून पर योगी ओवैसी आमने सामने। आप राशन नहीं देंगे, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। जनसंख्या कानून पर उबले असदुद्दीन ओवैसी। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले मैं क्या करूं। सियासत के लिए भाषा की मर्यादा भूल गए ओवैसी। डेटा है 93% सिर्फ औरतों का स्टरलाइजेशन होता है। सुना आपने क्या कह रहे हैं AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। यूपी चुनाव में 100 सीट जीतने का ख्वाब देखने वाले ओवैसी जनसंख्या नीति के सवाल पर आग बबूला हो गए और पत्रकारों से बात करने के दरमियान भाषा की मर्यादा तक लांघ गए। फिर से सुनिए ओवैसी ने जनसंख्या कानून पर कैसे योगी सरकार को घेरने की कोशिश की है। पॉपुलेशन इस तरह से करने से डेटा है 93% सिर्फ औरतों का स्टरलाइजेशन होता है। आप राशन नहीं देंगे, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। इस तरह का कानून भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ भी है, पुट्टुस्वामी जजमेंट के खिलाफ है। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले मैं क्या करूं मेरी बॉडी से। मैं तो आपको छोड़ दिया हूं, आप नहीं करते मत करिए, नहीं बुलाना चाह रहे मत बुलाइए। ओवैसी का बौखलाना यूं ही नहीं है। दरअसल योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए नई जनसंख्या नीति का ऐलान किया है, जिसमें 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सख्त पाबंदियां लगाने की बात कही गई है। नई जनसंख्या नीति के ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति के परिवार को किसी तरह की सरकारी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। कानून लागू होने के साल भर के भीतर सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय निकाय चुनाव में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वो नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। तीसरा बच्चा करने पर सरकारी कर्मचारी का प्रमोशन रोकने और बर्खास्त करने तक की सिफारिश की गई है। हालांकि तीसरे बच्चे को गोद लेने पर रोक नहीं है। 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और न ही ऐसा शख्स को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ पाएगा। बीजेपी इस कानून को जल्द से जल्द लाए जाने के पक्ष में है और विपक्ष पर सियासत करने का आरोप भी लगा रही है। जनसंख्या नियंत्रण का विरोध कर रहे हैं, वास्तव में वह देश की जनता के साथ और आने वाली पीढ़ियों के साथ छलावा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के जनसंख्या कानून ने देश में एक नई चर्चा शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई राज्य अब यूपी की तर्ज पर कानून की मांग कर रहे हैं। देश की संसद में पहली बार जनसंख्या नियंत्रण पर प्राइवेट मेंबर बिल लाया जा रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पहली बार सीएम योगी ने इस मुद्दे पर सियासत नहीं कानून बनाने की पहल की है। जाहिर है देश की आबादी 135 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है। संसाधनों पर भारी दबाव है और जब देश की सबसे बड़ी समस्या से निपटने के लिए जनसंख्या नीति की बात की जाती है तो सियासतदानों की सियासत इसके आड़े आ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में अपराधियों, माफियाओं पर ही योगी का एक्शन नहीं हो रहा, योगी का एक्शन आतंकियों पर भी लगातार हो रहा है। इसलिए आतंकियों में उत्तर प्रदेश में खलबली मची हुई है। आतंकी पर योगी प्रहार तो बौखलाए आतंकी। हनुमान मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। योगी एक्शन से आतंकियों में खलबली। इस तस्वीर को देश अभी भूला भी नहीं था कि कैसे योगी राज में अपराधियों और आतंकियों पर कानून का डंडा चलता है। लखनऊ से आतंकियों की गिरफ्तारी योगी सरकार के सख्त शासन की सबसे ताजा नजीर बनी, जिसके बाद आतंकियों में योगी सरकार का खौफ दिखने लगा है। बौखलाए आतंकियों ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कायराना हरकत को अंजाम देने की कोशिश की है। इस बार आतंकियों ने लखनऊ के अलीगंज हनुमान मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है। एक खत लिखकर आतंकियों ने मंदिर को 14 तारीख को बम से उड़ाने की धमकी दी है। बरामद किए गए खत में आतंकियों ने लिखा है कि अगर 14 अगस्त तक मुजाहिदों को रिहा नहीं किया गया तो उसके बाद अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। खत में लिखा है 10 और लोगों की सूची तैयार है जिसमें आरएसएस के कुछ बड़े नाम हैं।
खत जिस लिफाफे में पहुंचा है उसमें त्रिवेणी नगर के उप डाकघर की मोहर लगी है। ये वो हनुमान मंदिर है जिसको उड़ाने की धमकी दी गई है। अब उसके लिए पत्र लिखा गया है और ये कहा गया है कि अगर उन आतंकियों को रिहा नहीं किया गया 14 अगस्त तक, तो इस मंदिर को बम से उड़ा दिया जाएगा। हाल ही में गिरफ्तार आतंकियों की रिहाई की मांग को लेकर यह खत रजिस्टर्ड डाक से लखनऊ के हनुमान मंदिर को भेज गई। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में लग गई है और मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। इस संदर्भ में पूर्ण सतर्कता रखी जा रही है और जो पत्र प्राप्त हुआ है उसके संदर्भ में गहनता से जांच की जा रही है। कई टीमें लगी हैं, जानकारी कर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी ये साफ नहीं हुआ है कि मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाली चिट्ठी आतंकियों की तरफ से आई है या फिर ये किसी शरारती तत्व की हरकत है। लेकिन धमकी की सूचना मिलने पर यूपी एटीएस समेत क्राइम ब्रांच की टीम एक्टिव हो गई है और जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको पुलवामा तो याद ही होगा, 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। पूरा देश जवाब मांग रहा था। आपको पता है उस कार में जिस शख्स ने आईईडी लगाया था उसका नाम सैफुल्ला था, उसको लंबू के नाम से भी जाना जाता था। आज देश के जवानों ने पुलवामा का बदला पूरा किया और उस आतंकी को मार गिराया। पुलवामा का मुजरिम मारा गया। शहादत का बदला, मसूद का नंबर अगला। जम्मू कश्मीर में आतंक का गेम ओवर। (2019) में पुलवामा हमले का गुनाहगार, जैश कमांडर और आतंक के अजगर मसूद अजहर का लाडला आखिरकार मार दिया गया। जैश कमांडर आतंकी अबू सैफुल्लाह को त्राल जिले में कल रात हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। मसूद अजहर का रिश्तेदार अबू सैफुल्लाह अदनान, इस्माइल और लंबू के नाम से सुरक्षा बलों को धोखा देता आ रहा था। सैफुल्लाह आईईडी लगाने में भी एक्सपर्ट था और 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा आतंकी हमले में सैफुल्लाह ने ही बारूद से भरी कार में आईईडी लगाया था। आज अर्ली मॉर्निंग फायरिंग शुरू हुआ जिसमें 2 टेररिस्ट अभी तक मारे गए जेएस के। उसमें एक का पहचान हुआ है जिसको कि मौलवी नाम भी है, अदनान भी है, लंबू भी भाई भी बोलते हैं। जनवरी 2017 से यह साउथ कश्मीर में एक्टिव रहा है। बहुत से वारदात में किलिंग में इन्वॉल्व रहा है, रिक्रूटमेंट में। 2019 में लेथपुरा में जो अटैक हुआ था जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, उसमें इन्वॉल्व था ये। सैफुल्लाह से पहले इस साल भारतीय सेना अब तक 87 आतंकवादियों को जहन्नम भेज चुकी है और पिछले 7 साल में करीब 1500 आतंकवादियों को एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट का असर यह है कि कश्मीर आतंकवादियों से करीब करीब खाली हो चुका है। जो थोड़े बहुत बचे हैं उनकी तलाश की जा रही है। अभी एटलीस्ट 12 से 15 टेररिस्ट है पुराने, जैसे यूसुफ कांतरू हो गया, सलीम परे हो गया, जुबैर वानी हो गया, फारूक नली हो गया। ये लोग हमारे टॉप लिस्ट पर है। इसको भी जल्दी हम न्यूट्रलाइज करेंगे। एनआईए सूत्रों की माने तो पुलवामा हमले में शामिल 19 आतंकियों में 8 जहन्नम पहुंच चुके हैं, 7 जेल की 4 दीवारी में कैद हैं और बचे 4 आतंकी जान बचाने के लिए पाकिस्तान की गोद में छिपे हुए हैं। मसूद अजहर के लाडले सैफुल्लाह का मारा जाना उस जैश प्रेमी गैंग को भी जवाब है जो पुलवामा हमले के वक्त भी पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए भारत को ही इसके लिए जिम्मेदार बता रहा था। फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेताओं ने कहा था कि पुलवामा हमला और 40 जवानों की शहादत लोकसभा चुनाव में वोट पाने के लिए की गई। सीआरपीएफ के जवानों को शहीद करवाया इसने सिर्फ अपनी खुशी की। खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पुलवामा हमले को लेकर फायदे और नुकसान की राजनीति करते रहे। पुलवामा हमले की पहली बरसी पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा था कि पुलवामा हमले से फायदा किसको हुआ। फायदे और नुकसान की राजनीति तो कभी देश के शहीदों की शहादत का अपमान करने वाला विपक्ष आज खामोश है। देश के जवान जान को दांव पर लगाकर देश के दुश्मनों का खात्मा करते हैं, चुन चुन कर पुलवामा हमले में शामिल आतंकियों को मार रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबूत गैंग शांत है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि पुलवामा पर सवाल उठाने वाले क्या आप देश से माफी मांगेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जराइम की दुनिया का सरगना काला जठेड़ी और उसके गर्लफ्रेंड अब सलाखों के पीछे हैं
पुलिस को इस मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। गैंगस्टर काला जठेड़ी का आतंक खत्म। शिकंजे में आया कुख्यात अपराधी। अब होगा जठेड़ी के काले जुर्म का हिसाब। काला जठेड़ी, जस नाम तस गुण। ये नाम कैसे पड़ा ये तो पता नहीं, लेकिन जुर्म की दुनिया में इस नाम ने खूब नाम कमाया। फिरौती, रंगदारी, लूट और हत्या को अपना हथियार बनाकर आतंक और खौफ का दूसरा नाम बन गया। बंदूक के दम पर जुर्म की सीढ़ियां चढ़ता चला गया और देखते ही देखते एक केबल ऑपरेटर जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन बैठा। काला जठेड़ी ने साल 2004 में पहली बार जुर्म की दुनिया में कदम रखा और हरियाणा को अपना बेस बनाया। हरियाणा से ही उसने अपने गैंग में गुर्गों की भर्ती करनी शुरू की। जैसे जैसे गुर्गों की संख्या बढ़ती गई, जठेड़ी हरियाणा से निकलकर दूसरे राज्यों में भी वारदात को अंजाम देने लगा। पुलिस के मुताबिक बंदूक और गुर्गों के बल पर जठेड़ी ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में अपने जुर्म के अड्डे बना लिए थे। काला जठेड़ी ने 12वीं तक की पढ़ाई की थी। उसके बाद केबल ऑपरेटर की नौकरी करने लगा। 2004 तक केबल ऑपरेटर की नौकरी से ही खर्चे चलते थे, लेकिन 2004 के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अपराध की दुनिया में ये एक ऐसा नाम बन गया जिसकी तलाश कई राज्यों की पुलिस को थी। शुरुआत में काला जठेड़ी झपटमार, लूट, हत्या जैसी वारदात को अंजाम देता था। देखते ही देखते उसने अपना गैंग बना लिया और जबरन उगाही करने के साथ साथ विवादित संपत्तियों में दखल देकर पैसा उगाही करने लगा। काला जठेड़ी के खिलाफ ज्यादातर केस दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में दर्ज हैं। इन 4 राज्यों में काला जठेड़ी पर हत्या के करीब 25 मामले दर्ज हैं। जुर्म की दुनिया के अपने कायदे कानून होते हैं। इस बात को काला जठेड़ी अच्छी तरह जानता था और समझता था।